24% कम है, यानी 2012 में जो पशुधन जनगणना हुई थी उससे 24.67% कम है। यानी इसका मतलब क्या है कि 24.67% और कम है 2012 में, मतलब 2012 की जो हुई थी और अब 2019 में जो जारी की गई है, मतलब कमी दिखाई गई है। ये बड़ी गंभीर बात है ये इसमें, ठीक है। तो वहीं फसाई ने इसको लॉन्च किया गया है, मतलब उसके अनुसार जो है इसको फसाई ने बात की गई है कि हाँ इसको किसमें खाद्य पशु का दर्जा दिया जाए, ठीक है। और फसाई का बड़ी करने की सिफारिश किसने की थी? तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने की थी, ठीक है। तो अब खाद्य पशु क्या होते हैं? फूड एनिमल वे हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है? तो ये केंद्र दिरांग है और ये कहाँ है? कामेंग जिला है और अरुणाचल प्रदेश। तो राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग जो है वो कहाँ है? कामेंग जिला अरुणाचल प्रदेश में है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अब पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है वो प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में हाल ही में 2022 में प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लॉन्च की गई है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली मतलब जैसे है कि जितनी भी पुलिस की पावर है तो वो मोस्टली जो है, जैसे पहले डीएम, सामान्यतः डीएम और साहब और उनके अलग प्रशासनिक अधिकारी उनके पास होती थी, तो अब जो है इसी पुलिस प्रणाली की पूरी जो पावर जो है वो मोस्टली जो उन्हीं के समान पुलिस कमिश्नर को दी जाएगी, ठीक है। तो उन्हीं के समान ये शक्तियाँ कमिश्नर के पास होती हैं पुलिस कमिश्नर प्रणाली में। और अभी तक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली जो है वो लागू हो चुकी है। तो कौन कौन से? तो सबसे पहले लखनऊ में हुई थी, फिर गौतम बुद्ध नगर में हुई थी, फिर कानपुर में, फिर वाराणसी में, फिर गाजियाबाद में, फिर आगरा में, फिर प्रयागराज में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए, अब स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है वो कहाँ है? तो आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं केम्पगौड़ा प्रथम थे, तो वहाँ सामंतवादी शासक थे। कौन से? केम्पगौड़ा प्रथम यानी केम्पगौड़ा फर्स्ट। और उनकी ये है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जिन्होंने बेंगलोर की संस्थापक माना जाता है, यानी जो नाड़ प्रभु केम्पगौड़ा के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। तो इन्हें बेंगलोर का संस्थापक भी माना जाता है। तो जो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहाँ पर स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो वहाँ ये बनाई गई है, जिसकी ऊंचाई जो है 108 फीट है। और सबसे बड़ी बात है ये ब्रॉन्ज स्टैचू है, ठीक है। तो ये कांस्य की बनी हुई है, ये बड़ी बात है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूज कर देगा, आयरन स्टील वगैरह बोल देगा, तो ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है। और इस प्रतिमा के जो शिल्पकार हैं वो रामबी सुतार हैं। और रामबी सुतार क्यों चर्चा में है? क्योंकि रामबी सुतार ही हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया था, जो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति थी, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी गई थी 182 मीटर में, तो उसको डिज़ाइन किया था रामबी सुतार ने। और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में भी शामिल किया गया है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये ऊंचाई 108 मीटर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट वो है। दूसरी चीज़ स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है? कभी कभी मैच द फॉलोइंग में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ बिलीफ, और साथ में उसमें स्टेट के नाम दे देगा। तो ये राजस्थान में है और ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। तो राजस्थान के राजसमंद जिला है, वहाँ पर स्थापित की गई है स्टैचू ऑफ बिलीफ। और किसको समर्पित है? भगवान शिव जी को, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 369 फीट है, ये याद रखिएगा। और इसका स्टैचू ऑफ बिलीफ का एक और नाम दिया गया है विश्वास स्वरूपम। स्टैचू ऑफ बिलीफ को नाम दिया गया है हिंदी में विश्वास स्वरूपम, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर इसमें निर्माण में स्टील का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया है? स्टील का, लोहे का और कुछ कंक्रीट और बालू का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जबकि उसमें कांस्य का किया गया था। अब वहीं स्टैचू ऑफ पीस है, तो वो कहाँ है? तो स्टैचू ऑफ पीस किससे रिलेटेड है? तो विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है, याद रखिए। ये 151 इंच की है और ये अष्ट धातु की बनी है, 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा जो है, कॉपर जो है वो आपका मुख्य घटक है। और ये है कहाँ? तो ये राजस्थान के जैतपुरा स्थित
विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। तो राजस्थान के जैतपुरा में स्थित विजय वल्लभ में है। याद रखिए किससे सबमिटेड, किससे मिला हुआ है, तो विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, ठीक है, डायरेक्टली। अब स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है, तो ये श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। किसकी, श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, और ये शमशाबाद हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है, याद रखिए। और इसमें पंचलोह यानी 5 धातुओं का संयोजन मिला हुआ है। जैसे अष्ट धातु हैं, इसमें 5 हैं, और कौन कौन सी हैं, तो सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है और जस्ता है, ठीक है। अब स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है बैठी हुई मुद्रा में है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि विश्व की पहली सबसे ऊंची प्रतिमा जो बैठी हुई मुद्रा में है वो कौन सी है, तो वो थाईलैंड में स्थित ग्रेट बुद्धा की मूर्ति है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और उसकी ऊंचाई 302 फीट है, जबकि इसकी ऊंचाई 216 फीट है। और बैठी हुई मुद्रा में श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जिसको हम कहते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, और जो कहाँ है, हैदराबाद के तेलंगाना में, ठीक है, हैदराबाद के तेलंगाना, मतलब तेलंगाना के हैदराबाद में शमशाबाद शहर है, उसमें स्थित है ये। अब वहीं स्टैचू ऑफ डिग्निटी, तो स्टैचू ऑफ डिग्निटी जो है वो स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, और ये उत्तर प्रदेश में बनाई गई है स्टैचू ऑफ डिग्निटी, याद रखिएगा। और इसका नाम, स्टैचू ऑफ डिग्निटी का नाम, एक नाम और दिया गया है, मर्यादा मूर्ति नाम, मर्यादा मूर्ति नाम दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। वहीं स्टैचू ऑफ पीस जो है जम्मू कश्मीर में अमित शाह जी ने, यानी गृह मंत्री साहब ने श्रीनगर में लॉन्च की थी, स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, कभी कभी कन्फ्यूज़ ये सब कर देते हैं, ठीक है। जो 4 फीट ऊंची है, और ये शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमर की है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ पीस जो शुद्ध सफ़ेद मकराना संगमर है वो कहाँ स्थित है, तो वो स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर में है। पर अब देखिए इसमें संगमरमर है, उसमें स्टील है, उसमें, तो ये सारे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन, ईट राइट स्टेशन उत्तर प्रदेश का पहला बना हुआ है। तो ये फसाई ने, FSSAI, उसने एक कैंपेन चालू किया था जिसका नाम था ईट राइट इंडिया मूवमेंट। तो ईट राइट इंडिया जो मूवमेंट है उसके अंतर्गत जो है पहला स्टेशन जो है वो कौन सा किया गया है, तो वो प्रयागराज रेलवे स्टेशन जो है उसको ईट राइट स्टेशन प्रदान किया गया है, यानी इसको प्रमाण दिया गया है कि ये पहला ऐसा राज्य है जो क्या करेगा कि रेल यात्रियों, अधिकारियों, रेल स्टाफ आदि के लिए खाना पकाने, उसे परोसने के दौरान सुरक्षित रखरखाव के तरीकों को पालन को सुनिश्चित किया जा सके। तो इसलिए ये लॉन्च किया गया था, कौन सा, ईट राइट इंडिया। और इसकी टैगलाइन इम्पोर्टेंट है, इसका काम था सही भोजन बेहतर जीवन। इसकी टैगलाइन थी सही भोजन बेहतर जीवन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है एक चीज़ और, जो प्रयागराज, एक चीज़ और है, ईट राइट स्टेशन यानी प्रयागराज है। तो प्रयागराज कौन से उसमें आता है जोन में, तो वो आता है आपका नॉर्थ जोन, उत्तर मध्य रेलवे सेंट्रल, यानी सेंट्रल जोन में आता है, याद रखिएगा। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। और इसमें ग्वालियर और डबरा जो पूर्व उत्तर मध्य रेलवे है के 2 रेलवे स्टेशन है, यानी उत्तर मध्य रेलवे का स्टेशन सिर्फ प्रयागराज है, जिसको अभी तक ये ईट राइट इंडिया प्रमाण पत्र मिला गया है और फसाई के द्वारा। वहीं ग्वालियर और डबरा रेलवे स्टेशन है, इसको प्रमाण पत्र मिल चुका है, वो पूर्व उत्तर मध्य रेलवे के 2 रेलवे स्टेशन है, ठीक है। और 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन को भी दिया गया था ईट राइट प्रमाण पत्र, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ इस प्रमाण पत्र दिया गया है। चलिए अब एक हाल ही में एक स्कीम चलाई गई है, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक, ठीक है। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, एक राष्ट्र एक उर्वरक, सिंपल सी बात है, एक राष्ट्र एक उर्वरक। मतलब सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो पहले आप जानते हैं ना कि पहले DAP है, यूरिया है, या कोई अन्य जो फर्टिलाइज़र हैं, तो उन सबके अलग अलग ब्रांड और अलग अलग नाम होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने कहा कि
हमें इस उर्वरक का एक ही नाम रखना होगा जिसमें 75% जो भाग है वो सरकार का, मतलब जैसे अगर आप कोई लोगो बनाते हैं जिसमें 75% जो है आप भारत सरकार का जो भी नाम दिया है एक राष्ट्र एक उर्वरक का, तो वो दिया जाएगा, और 25% में आप अपना लोगो या कुछ भी जो सामग्री डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। जैसे मैं आपको भी बताता हूँ कि आप जानते हैं कि जैसे DAP है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है, ठीक है, और यूरिया है, ये अलग अलग नाम से जानी जाती थी। तो अब क्या किया है, भारत सरकार ने 17 अक्टूबर 2022 को एक स्कीम लॉन्च की जिसके तहत भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन का शुभारंभ किया गया 17 अक्टूबर 2022 को, और इसके अंतर्गत सभी उर्वरक को भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया गया है, और इसके अंतर्गत एक ही ब्रांड और लोगो का उपयोग किया जाएगा, यानी एक ही ब्रांड और लोगो का उपयोग किया जाएगा जिसका नाम होगा भारत। क्या होगा? भारत। तो ये याद रखिए, अभी तक यूरिया ये सब नाम से जाने जाते हैं, अब भारत ब्रांड नाम के तहत ही ये उपलब्ध होगा, एक राष्ट्र एक उर्वरक। ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने बताया नहीं था, जैसे कि आपको बताया था कि 2/3 स्थान पर भारत यानी भारत ब्रांड नाम होगा, और 25% भाग पर केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दूसरी चीज़, एक चीज़ और याद रखिएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, और यह योजना सभी उर्वरक कंपनियों, राज्य व्यापार संस्थाओं और उर्वरक विपणन संस्थाओं पर लागू होगी, यानी सभी पर लागू होगी। अब पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 है, उसको 1994 में गैर लाभकारी थिंक टैंक था पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा विकसित किया गया है, तो ये याद रखिएगा। और ये गवर्नेंस परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक प्रदान करता है, यानी प्रशासनिक प्रदर्शन है उसके आधार पर भारत के राज्यों को रैंक देता है। तो इसके अंतर्गत यह एक वार्षिक रिपोर्ट है, और इसका 7वां वार्षिक संस्करण लॉन्च किया गया है। तो इसके अंतर्गत थोड़ा सा देख लेते हैं। तो राज्यों को जनसंख्या की आकार की दृष्टि से 18 बड़े राज्य और छोटे राज्यों में वर्गीकृत किया गया है, तो यानी राज्यों की जनसंख्या के आकार पर, जिसमें बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें हरियाणा सबश्रेष्ठ पर है, ठीक है, और छोटे राज्यों की श्रेणी में करें तो इसमें सिक्किम सबश्रेष्ठ है। तो शीर्ष 5 बड़े राज्य हैं परफॉर्मेंस, है ना। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो सर जिन्हें अच्छा स्कोर किया है तो वो है हरियाणा, फिर तमिलनाडु, फिर केरल, फिर छत्तीसगढ़, फिर पंजाब। वहीं शीर्ष छोटे राज्य कौन कौन से हैं, तो सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मिजोरम। ठीक है। वहीं नागालैंड जो है इसमें सबसे लास्ट में आता है, ठीक है, यानी पब्लिक अफेयर इंडेक्स है उसमें सबसे नागालैंड जो है वो सबसे नीचे आ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया है, और इस उत्तर प्रदेश ने अपनी रैंक में सुधार करते हुए 12वां स्थान हासिल किया है। कौन सा? 12वां हासिल स्थान किया है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, और पार्ट 2 में हम और भी आगे बढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में जितना भी बचा हुआ है हम उसकी ओर आगे बढ़ेंगे और उसकी ओर काम करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।